Hey everyone, welcome to this session of the SEBI Special Classes. So today I am going to discuss the BFM chapter that is basic of the Forex derivative. So today we are going to cover the part 3 of this basic of the Forex derivative. In the yesterday session we discussed about the some type of the risk and today we are just continuing that. Okay, so let's start the session of today. Okay, the very first thing that we are going to understand that what is the liquidity risk. That's just a minute. Okay. So when we talk about the liquidity risk, we have to understand the very important thing that what liquidity risk से हम क्या understand करते हैं. Okay. So in the very simple term, if I say that when a party in a foreign exchange transaction is unable to meet its फंडिंग रिक्वायरमेंट ओके इसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो पहले अंडरस्टैंड करते हैं फिर उसके बाद डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे फॉर एग्जांपल सपोज दैट ये कोई पर्सन है जो इंडिया में रहता है राइट सो ये कोई पर्सन है जो मिस्टर ए है और ये इंडिया में रहता है और इनको जो है पैसा ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे यूएसए में इनको इनका कोई फ्रेंड है जिसको ये जो यूएसए में रहता है इसको पैसा जो है वो क्या करना है ट्रांसफ़र करना है राइट सो डेफिनेटली इस मिस्टर बी को पैसा किस करेंसी में चाहिए होगा क्योंकि इंडिया की करेंसी जो है वो डिफरेंट है और यूएसए की करेंसी जो है वो भी डिफरेंट है तो डेफिनेटली इस मिस्टर बी को जो किस करेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली डॉलर्स में होगी राइट सो डायरेक्टली इस रुपीज़ को डायरेक्टली मिस्टर ए जो है वो डॉलर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है यूएसए में सो दैट मीन्स वो किससे हेल्प लेता है वो बैंक से हेल्प लेता है ओके सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर ए जो होता है वो बैंक जाता है और बैंक में क्या करता है बैंक में रुपीस के अगेंस्ट में जो है वो डॉलर को परचेज करता है या फिर ये कहें कि बैंक यहाँ पे क्या करती है बैंक यहाँ पे सेल करती है किसको बैंक यहाँ पे सेल करती है डॉलर्स को राइट सो दैट मीन्स अगर बैंक सेल कर रही है डॉलर्स को दैट मीन्स बैंक के पास भी डॉलर्स होने चाहिए ओके सो वी कैन अंडरस्टैंड कि मैंने इसके पहले सेशंस में बताया हुआ है कि नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है सपोज दैट कि कोई एस है कोई सपोज दैट इंडिया की कोई बैंक है फॉर एग्जाम्पल एस ओके सो एस अपना अकाउंट जो है वो मेंटेन करती है यूएसए की किसी बैंक में ओके सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ द बैंक ऑफ अमेरिका सो अगर एस अपना अकाउंट जो है बैंक ऑफ अमेरिका में मेंटेन करे अगर एस अपना अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका या फिर यूएसए में मेंटेन करती है तो इस अकाउंट को ये जो अकाउंट होगा जो बैंक ऑफ अमेरिका में एस का है ये एस के लिए कौन सा अकाउंट होगा दैट इज नॉस्ट्रो अकाउंट ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी बैंक सेल करती है डॉलर्स को दैट मीन्स बैंक के पास भी इनफ डॉलर्स उसके अकाउंट में होने चाहिए इन द नॉस्ट्रो अकाउंट okay so you can understand ki what we understand by the liquidity risk now understand with the definition in the simple term when a party in a foreign exchange transaction is unable to meet its funding requirement that means बैंक तो सेल कर दे रही है बट बैंक के पास अगर इनफ फंड ही नहीं होगा तो बैंक इस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफिल करेगी ओके सो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा रिस्क अराइज होता है दैट इज द लिक्विडिटी रिस्क when we talk about the liquidity risk you can understand that it also in the case of the when transaction is not executed at the reasonable price okay so this is you can understand as a liquidity risk I hope this thing is understandable to everyone that bank just have to sell the dollar against the rupees but bank is also short of the funds in the nostro account okay that it may not be possible for him to buy US dollar to fund the USD account so for avoiding this proper funds and cash management practices have to be followed by the dealers okay so for avoiding like you can understand this mismatch is actually you can understand the maturity pattern of the assets and the liabilities that give rises to the liquidity risk I hope this thing is understandable to everyone that liquidity risk कैसे arise होता है suppose that कि बैंक के पास इनफ फंड ही नहीं है इस ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए बैंक ने तो सेल कर दिया बट बैंक के पास इनफ फंड नहीं है उसके नोस्ट्रो अकाउंट में राइट सो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा रिस्क अराइज होता है दैट इज द लिक्विडिटी रिस्क आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड द कंट्री रिस्क एंड द सोवरेन रिस्क ओके सो जैसे कि मैकुलन बुक में दोनों को एक स्लैश से रिप्रेजेंट करा गया है बट बोथ आर द डिफरेंट रिस्क ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी हम
कंट्री रिस्क और सोवरेन रिस्क की बात करते हैं, सो बोथ आर द डिफरेंट रिस्क, इट मेजर्स द डिफरेंट थिंग। कंट्री रिस्क जो होता है वो अलग चीज़ को मेजर करता है, और सोवरेन रिस्क होता है वो अलग चीज़ को मेजर करता है, ऑल्दो द टर्म्स आर ऑफन इंटरचेंजेबल। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोवरेन रिस्क यू कैन अंडरस्टैंड, जब भी हम उस रिस्क की बात करेंगे जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। ओके, सो जो रिस्क डायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज अ सोवरेन रिस्क। और जो रिस्क जो होता है जो डायरेक्टली काउंटर पार्टी से रिलेटेड होगा, बट वो इंटेंशनली उस जो है डिफॉल्ट करना नहीं चाहता, बट ऐसे गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो दैट इज नोन एज अ कंट्री रिस्क। व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्री रिस्क एंड द सोवरेन रिस्क, that you have to understand that sovereign risk is, you can understand as a probability that the national government, okay, so when we talk about the sovereign risk, that is you can understand as a national government, when national government that will default, national government will default on its debt obligation, on its debts obligations। ओके, सो जब हम सीधे गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट इंडिया की हो सकती है, यूएसए की हो सकती है, चाइना की हो सकती है, राइट। सो डायरेक्टली जो भी हम रिस्क अराइज हो रहे हैं ड्यू टू गवर्नमेंट, देन यू कैन अंडरस्टैंड एज अ सोवरेन रिस्क। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट द मीन वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्री रिस्क, you can understand country risk arises when the counterparty that means suppose that ये A है ये B है। okay, so A and B both are the counterparty to each other। A के लिए B जो है वो काउंटर पार्टी, B के लिए A जो है वो काउंटर पार्टी। सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो A है ये क्या है, ये बायर है, या ये भी कह सकते हैं A जो है वो बोरोअर है। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंट्री रिस्क अराइजेस व्हेन द काउंटर पार्टी बोरोअर और बायर डज नॉट हैव एनी डिजायर टू डिफॉल्ट। दैट मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन फुलफिल होना है, दैट मीन्स बी जो है वो सप्लायर है या बी जो है वो सेलर है। बी ने क्या करा, बी ने तो गुड्स जो है वो सप्लाई कर दिए, बी ने गुड्स सप्लाई कर दी, बट बी को पैसा चाहिए था। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द, अब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसने कोई जो लॉ है वो इम्पोज कर दिया जिसकी वजह से ए जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि जो नॉर्मल इंटेंशन नहीं है, ए की इंटेंशन नहीं है डिफॉल्ट करने की, बट गवर्नमेंट के लॉस की वजह से, गवर्नमेंट के लॉस की वजह से वो जो ट्रांजेक्शन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो इस रिस्क को हम बोलते हैं कंट्री रिस्क। दैट्स इट। ओके, I hope you all are just understanding this. So you can understand कि the buyer does not have any desire or does not have any intention to default, but the government imposing capital at the exchange controls that would impede the ability of the non-sovereign sector to convert the local currency into foreign currency, thereby you can understand thereby inhibiting the ability of those borrowers to honor their obligations to the foreign creditors. Then you can understand it is known as a country risk। Okay, so sovereign risk, that is the larger when the counterparty is the foreign government itself। जब जो काउंटर पार्टी होती है सोवरेन रिस्क में जो गवर्नमेंट ही होती है itself, then we can understand as a sovereign risk। okay, so sovereign risk you can not be completely avoided, इसको completely avoid नहीं किया जा सकता, बट हाँ एक हम क्या कर सकते हैं, एक क्लॉज दे सकते हैं। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई डिस्क्लेमर डाल दिया हमने उसमें, राइट, कोई डिस्क्लेमर, कोई क्लॉज ऐसा डाल दिया जिससे हम उस रिस्क को क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, उस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज अ कंट्री रिस्क एंड द सोवरेन रिस्क। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, right? So we discussed like the liquidity risk, we understood about the country risk and the sovereign risk. Now understand the interest rate risk। okay, so before to understand the interest rate risk, we have to first understand the very important term, that is the interest rate gap। okay, so what we understand by the interest rate gap and what we understand by the gap, what we understand by the gap particularly, right? So the interest rate gap actually measures the firm's exposure
to interest rate risk. You can understand the gap is actually understandable as the difference, or you can also say the distance between the assets and the liabilities. What I am saying, the gap is actually known as a distance between the assets and the liabilities, right? सो यू कैन अंडरस्टैंड, जब भी हम बैंक की बात करते हैं, सपोज दैट ये बैंक है, ओके, सो बैंक क्या करती है, बैंक क्या करती है, जैसे कि ये इन्वेस्टेड है, ओके, सो बैंक बेसिकली क्या कर रही है, बैंक किसी 1%, किसी एक इंटरेस्ट रेट पे जो बैंक है वो फंड को क्या कर रही है, बोरो कर रही है, और किसी एक इंटरेस्ट रेट पे बैंक क्या कर रही है, उस फंड को लैंड कर रही है, ओके। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अब ये क्या है, बैंक के लिए लाइबिलिटीज है, ये क्या है, ये लाइबिलिटीज है, और ये क्या है, एसेट है, ओके, और इन दोनों की डिस्टेंस को गैप बोलते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बैंक बोरोज फंड्स एट द लोअर रेट, डेफिनेटली बैंक जो होती है वो बोरो करती है लोअर रेट पे, और बैंक जो लेंड करती है वो हाई रेट पे करती है, और यही जो गैप, यही जो डिफरेंस होता है, वही बैंक का प्रॉफिट होता है, ओके, वही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो वाइल यू कैन अंडरस्टैंड इन द कोर्स ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द बैंक, जब हम बैंक के इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो बैंक है वो बाई भी करती है और सेल भी करती है, किसको, करेंसी को, ओके। So when we talk about the buying and the selling of the currencies for the spot and the forward value, as well as you can understand the borrow and the lend. Okay, so borrow and the lends foreign currencies. Basically, it is not always possible to match its forward purchases and sales, and borrowing and lending just creating a mismatch between the assets and the liabilities. You can understand कि अब क्योंकि जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सचेंज रेट और जो करेंसी रेट होता है ये फ्लक्चुएट होता है, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इस पे प्रॉफिट पे भी असर पड़ता है, बैंक के प्रॉफिट पे भी असर पड़ता है अगर लाइबिलिटीज और एसेट में जो डिस्टेंस है, ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, सो बैंक हमेशा उस, क्योंकि ये जो मिसमैच है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटीज के बीच में एक मिसमैच क्रिएट होता है, ओके, क्योंकि बाई भी कर रहा है, सेल भी कर रहे हैं करेंसी को, बोरोस कर रहे हैं, लेंड्स कर रहे हैं, ओके, फॉरेन करेंसीज को। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस मिसमैच इज नोन एज अ गैप, एंड इट इज फिल्ड बाय द बैंक by paying or receiving appropriate forward differentials, okay। so जो भी forward differentials होते हैं उनको पे करके, उनको रिसीव करके इस गैप को फुलफिल किया जाता है। डेफिनेटली when we talk about the interest rate risk, it is all about the gap, okay। so gap between the borrowing percentage and you can understand the lending percentage, okay। so just for reducing this interest rate just risk, individuals and aggregate gap limits are fixed for the international banking system. You can understand जब हम इंटरनेशनल बैंकिंग बिजनेस की बात करेंगे तो वहाँ पे इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए इस गैप को सर्टेन कर दिया जाता है, इस गैप को ज़्यादा बड़ा नहीं रखा जाता है, इस गैप को फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि हम इस रिस्क को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। सो दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। सिंपल टर्म्स में बैंक लोअर रेट इंटरेस्ट पे बोरो कर रही है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड कर रही है, और इसका जो गैप है, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं, यही गैप जो होता है वो क्रिएट करता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को, ओके। सो दिस इज नोन एज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। नाउ अंडरस्टैंड that operational risk, it is a very easy to understand operational, that you can understand this type of risk arises due to deficiencies in the information system, okay। जब हम बात करेंगे कि कंपनी है, जैसे सपोज दैट ये कोई कंपनी है और कंपनी के इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, कंपनी की इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है उसको हम ऑपरेशनल रिस्क का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि लाइक डेफिशिएंसीज इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, जब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल, ओके, डेफिशिएंसीज इन द ह्यूमन एरर, ओके, कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, ओके, and other infrastructure problems that could lead to the unexpected loss, जिसकी वजह से losses होते हैं, तो that is known as the operational risk। You can understand if the infrastructure provided to the dealing room such as the computer system, communication system including telephone lines, okay,
falls to the function due to some error or fault, the operation in the dealing room would come to a, come to the grinding halt and expected to the various risk. So ऑपरेशनल रिस्क इज ऑल अबाउट जब भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है, जब भी सपोज दैट हम किसी बैंक की बात कर रहे हो, बैंक में कभी कभी भी उस रिस्क की हम बात कर रहे हैं जो इंटरनली होता है, ओके, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड एज एन ऑपरेशनल रिस्क. जैसे कि यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं. जब हम बात करते हैं कोई टेक्निकल एरर है, कोई ह्यूमन एरर है, गैप इन फ्लो, अनकंट्रोलेबल इवेंट है, जो मैंने एक्सटर्नल इवेंट की बात करी, कोई अनकंट्रोलेबल इवेंट है, ओके, इंटेंशनल फ्रॉड्स हुए हैं, दैट इज द केस ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क, जहाँ पे हम उस फैक्टर की बात करते हैं जो डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल सिस्टम. ओके, सो दिस इज नोन एज अ ऑपरेशनल रिस्क. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. जब भी हम ऑपरेशनल रिस्क की बात करेंगे, टेक्निकल एरर, ह्यूमन एरर, गैप इन फ्लो, अनकंट्रोलेबल इवेंट, इंटेंशनल फ्रॉड्स, ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये इस रिस्क को अराइज करती हैं. दैट इज नोन एज अ ऑपरेशनल रिस्क. आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन, राइट? Now understand the legal risk. What we understand by the legal risk, हम जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी ए, एक पार्टी बी, एंड बोथ आर द काउंटर पार्टीज टू ईच अदर. ओके, सो लीगल रिस्क जब अराइज होता है जब काउंटर पार्टी जिसके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, सपोज दैट ए का बी के साथ हो रहा है, बी का ए के साथ हो रहा है, ओके, एंड इस केस में जो है, इस केस में क्या प्रॉब्लम आती है? इस केस में प्रॉब्लम ये, आज लीगल रिस्क तब अराइज होता है जब हम कहते हैं कि अब जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके पास लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं. सपोज दैट ए बी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है बट बी के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, या फिर बी जो है वो लीगल एंटिटी नहीं है, ओके, एंड बोथ बिलोंग्स टू द डिफरेंट कंट्री. सपोज दैट ए इंडिया से बिलोंग करता है और बी यूएसए से बिलोंग करता है. सो इन केस यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि बी लीगल एंटिटी नहीं है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस बी के ऊपर इन्फोर्स नहीं होगा. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस बी के ऊपर इन्फोर्स नहीं हो रहा है. दैट काइंड ऑफ द रिस्क इज नोन एज अ लीगल रिस्क. ओके, सो लीगल रिस्क जब अराइज होता है जब काउंटर पार्टी जिसके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके पास लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं, या ये समझे कि वो रजिस्टर्ड और लीगल एंटिटी है ही नहीं. ओके, तो डिफॉल्ट के केसेस में आप उस पर कोई लीगल केस भी नहीं कर सकते और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उस पर इन्फोर्स नहीं होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उस पर इन्फोर्सेबल नहीं होगा. दैट काइंड ऑफ द रिस्क इज नोन एज अ लीगल रिस्क. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो this is all about the chapter of the basic of the forex, the basic of the forex derivatives. Okay, in this session we understood about the liquidity risk. I hope this thing is clear to everyone. Liquidity risk जब arise होता है, जब you can understand कि बैंक को जो भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको फुलफिल करने के लिए फंड जो है वो है ही नहीं. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज ऑल अ लिक्विडिटी रिस्क. दैट्स जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट अराइजेस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड. ओके, दैट अराइजेस ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड. दैट मीन्स बैंक ने जो डॉलर सेल करा बट बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में जो यूएसए में है, बैंक के जो नॉस्ट्रो अकाउंट जो यूएसए में है, ओके, बैंक के जो नॉस्ट्रो अकाउंट जो यूएसए में उसमें इनफ डॉलर्स है ही नहीं. ओके, सो ये ट्रांजेक्शन जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है. दैट काइंड ऑफ द रिस्क इज नोन एज अ लिक्विडिटी रिस्क. व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्री रिस्क, दैट अराइजेस ड्यू टू गवर्नमेंट लॉस. ओके, that arises due to government laws on the counterparty. Okay, so that's why ये ट्रांजेक्शन फुलफिल नहीं हो पा रहा. सोवरेन रिस्क जब ये डायरेक्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ही जो है वो डिफॉल्ट कर देती है ऑन इट्स डेट ऑब्लिगेशन, देन इट इज नोन एज अ सोवरेन रिस्क. ओके, सो बोथ आर द डिफरेंट रिस्क बिकॉज बोथ मेजर्स द डिफरेंट थिंग्स. सो दिस इज नोन एज अ कंट्री रिस्क एंड द सोवरेन रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब वहाँ पे हम गैप की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंक की अगर बात करते हैं तो बैंक बोरो भी करता है और लेंड भी करता है, और दोनों में ही इंटरेस्ट रेट जो होते हैं मेजर्स होते हैं, और दोनों के जो बीच का जो गैप होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है. और अगर इस गैप, ये जो गैप है, अगर ये गैप ज़्यादा बड़ा हो जाए, अगर ये गैप निगेटिव हो जाए तो भी ये बैंक को बहुत इम्पैक्ट करेगा. अगर ये जो गैप है पॉजिटिव हो जाए तब भी ये बहुत ही लार्ज स्केल पे इंटरनेशनल जो फाइनेंस सिस्टम है उसको जो है वो इम्पैक्ट करेगा. दैट्स वाई इट इज़ अ काइंड ऑफ द रिस्क दैट इज नोन एज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क. ओके, आफ्टर दैट ऑपरेशनल
जब हम बात करते हैं कि जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक टेक्निकल एरर, ह्यूमन एरर, गैप इन फ्लो, अनकंट्रोलेबल इवेंट, इंटेंशनली फ्रॉड कोई भी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेंशनली फ्रॉड दैट अराइजेज ड्यू टू द ऑपरेशनल रिस्क। ओके, सो दिस इज नोन एज अ ऑपरेशनल। लीगल रिस्क दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो लीगल एंटिटी ही नहीं है। ओके, सो उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है ही नहीं। सो दैट काइंड ऑफ द रिस्क इज known as a legal risk. I hope this thing is clear to everyone. Okay, so that's all for this session. I hope this session is useful for everyone. Okay, if you liking this session, so just appreciate by you just hit the like button. Okay, and share this video to your friends so that maximum number of our bankers can join with us in this kind of the session, and subscribe the channel so that you may get notified every video whatever I'm just going to upload it. Okay, so thank you everyone for joining me here.